बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो कुछ भी इस्लामाबाद में हुआ, पाकिस्तान का मीडिया तो उसको दिखा नहीं पा रहा। हुकूमत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आलमी मीडिया इसको एक बड़ी खबर बनाकर देख रहा है, और बहुत सारे मीडिया जो यहाँ पे मौजूद था उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पाकिस्तान में मौजूद क़यादत है, इसके ऊपर सबसे बड़ा दबाव ये डाला गया कि आप आलमी मीडिया को एड्रेस नहीं करेंगे। ये बात शुरू में तय हो गई थी और ये तजवीज़ भी आ गई थी कि अंग्रेज़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और इसके लिए दो लोगों के नाम भी सामने आ रहे थे पार्टी के अंदर कि इसमें बैरिस्टर गौहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सलमान अकरम राजा साहब करेंगे, और एक दो और लोगों के भी नाम आ रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। हत्ता कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए या मौक़िफ़ लेने के लिए जिस आलमी मीडिया ने रब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में मौजूद क़यादत से, ओहदेदारों से ही बात करेंगे ना। वो चाहेंगे कि हमारी चेयरमैन से बात हो, वो चाहेंगे हमारी सेक्रेटरी जनरल से बात हो, वो चाहेंगे हमारी किसी बड़े ओहदेदार से बात हो। तो इन्होंने उन्हें घास नहीं डाली। यानी बात तो करना चाह रहे थे, लेकिन दबाव इतना ज़्यादा था कि आलमी मीडिया को या इंटरनेशनल जितने भी मीडिया चैनल्स हैं या जो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे वो इंटरव्यूज़ करना चाह रहे थे, इन्होंने उनको इंटरव्यूज़ नहीं दिए। हत्ता कि डी चौक के हवाले से सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि डी चौक के हवाले से साने पे जो इंटरव्यूज़ हुए उसके अंदर सहाफ़ियों को शामिल करना पड़ा, कुछ और लोगों को शामिल करना पड़ा, कुछ ऐसे लोग शामिल हुए जो थोड़ा सा हुकूमती मौक़िफ़ बयान करते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने मौक़िफ़ को पूरी तरह से नहीं कर पाई, चंद लोगों को छोड़ के। अलीमा खान साहिबा ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये काम किया, कुछ मैं शानदाना गुलजार साहिबा को देख रहा था, उन्होंने भी ये काम किया, और कुछ पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं उन्होंने भी ये काम किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत मौजूद है वो बहुत दबाव में है, और वो ये जानते हैं कि किस तरह 9 मई के बाद उनको किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। 8 फरवरी के इलेक्शन में उनके साथ क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर लोगों को स्ट्रेट बुलेट भी फायर किए गए। तो एक अजीब किस्म का पाकिस्तान में वहशत का माहौल है, इसमें वो नहीं कर पा रहे। अब इसमें उनको कसूरवार तो नहीं कह सकते ना, देखें बेशक वो उहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि शाम को वो अपने बच्चों के पास जाए, अपने घर जाए। अब जब काम ही किसी और तरह का चल पड़ा हो जिस मुल्क में, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। इंतजार पंजूता साहब का हाल सबने देखा, सबको पता उनके साथ क्या हुआ है और किन हालात से वो गुजरे हैं, लेकिन कोई कुछ कर सका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, जजेस मौजूद हैं, किसी ने कुछ नहीं किया बदकिस्मती से। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि वो दूर दराज इलाकों में जाके इंसाफ देंगे। इस्लामाबाद से उठाए गए इंतजार पंजूता को वो अभी तक इंसाफ देने में कामयाब नहीं हुए। अब आलमी मीडिया को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी ज़बरदस्त नई हिकमत अमली बनाई है। इसके तहत जो है ना वो एक प्रोग्राम अभी वाशिंगटन डीसी में भी हुआ है। ये जो वाशिंगटन डीसी में प्रोग्राम हुआ है इसकी थोड़ी सी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में करने क्या जा रही है। जो वाशिंगटन में प्रोग्राम हुआ इसके अंदर डॉक्टर मोहित पीरज़ादा को मैंने देखा, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। ये वाशिंगटन डीसी में प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले भी हो चुकी हैं, और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आने वाले दिन में होने जा रही हैं। यानी यूरोप के अंदर होंगी, मुख्तलिफ ममालिक में, इसी तरह अमेरिका के अंदर मजीद होंगी, फिर ऑस्ट्रेलिया में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अरेंज कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अरेंज कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो मज़ाकर हुआ, जो इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह की सूरत हाल बनी, जो कत्लेआम हुआ, उसको वो पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। पाकिस्तान से तो ये नहीं हो पा रहा, तो वो दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े प्रेस क्लब हैं बड़े बड़े मुल्कों में, वहाँ पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर मोहित पीरज़ादा से उन्होंने बड़े हक़ाइक़ बयान किए, अलीमा खान साहिबा ने इसमें बात की, मैंने उन्हें भी सुना, और इसमें सज्जाद बरकी साहब थे, वकास अहमद साहब थे, लेकिन बैरिस्टर एहतशाम साहब इन्होंने ज़बरदस्त बात की है। बैरिस्टर एहतशाम साहब के जो फैक्ट्स थे, जो पाकिस्तानी कवानीन का उन्होंने हवाला दिया, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने ये सारा कुछ बयान किया। तो बैरिस्टर एहतशाम भी वहाँ पे थे, डॉक्टर मुनीर थे, डॉक्टर उस्मान थे, कर्नल अकबर थे। कर्नल अकबर ने बताया किस तरह का हथियार इस्तेमाल हुआ और क्या कुछ हुआ। तो ये एक्चुअली बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के सामने रखने का एक नया तरीका है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से बाहर मुमकिन तौर पर अपने फोकल पर्सन जो है, पाकिस्तान में एक दो लोग होंगे, लेकिन ज़्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर अपने फोकल पर्सन रखेंगे जो इस मामले के ऊपर गुफ्तगू किया करेंगे और आलमी मीडिया को एड्रेस किया करेंगे। अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनानी है या इसके बारे में पूछना है तो ये लोग बताया करेंगे। तो इस तरह पार्टी का जो मौक़िफ़ है हक़ाइक़ के साथ, वो दुनिया के सामने आएगा। अब एक और प्रोग्राम होने जा रहा है जी, 13 दिसंबर को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी जो है वो मुज़ाहरा करने जा रहे हैं, और उनका दावा है कि हम वहाँ पे इस्लामाबाद में होने वाली ब्रूटैलिटी के खिलाफ ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाएंगे। 15 तारीख को इमरान खान साहब की कॉल पर पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकलकर इस्लामाबाद में होने वाले कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ उठाने जा रहे हैं। अच्छा, जो मुतालबात किए गए वाशिंगटन डीसी वाले प्रोग्राम में अमेरिका से, इन मुतालबात में मैं आपको बता देता हूँ कि चंद चीज़ें शामिल हैं कि जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं या जिन्होंने इस्लामाबाद में ये सानिया किया है, उस बारे से कुछ तो मुतालबात हुकूमत से। उन्होंने कहा जी एक तो हमें प्रूफ ऑफ लाइफ दिया जाए, हमें बताया जाए कि जो लोग लापता है या गायब है वो जिंदा है, पहले उनकी ज़िंदगी का हमें सबूत दिया जाए, वरना हम उन्हें कैसे जिंदा तस्वुर करेंगे। दूसरा, उन्होंने इंसाफ मांगा है। तीसरा, उन्होंने पाबंदियों का तकादा किया। इसको एक कहते हैं मैग्निस्की लॉ, और ये जनाब 3 किस्म की पाबंदियाँ लगाता है। जो लोग जिम्मेदार होते हैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए, उन पर 3 किस्म की पाबंदियाँ लगाता है। नंबर 1, उनके ऊपर ट्रैवल बैन लगाता है। यही कानून जो है वो वीज़ा की पाबंदियाँ उनके ऊपर लगा देता है, और यही कानून जो है वो मगरबी ममालिक में उनके असासे भी मुंजमद करवा देता है। तो ये एक इस कानून के तहत वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने प्रेस क्लब के अंदर ये डिमांड की है अमेरिका से,
اور دوسرا انہوں نے ایک لیہی لا ہے اور اس کو بھی کہتے ہیں جی امپلیمنٹ کیا جائے. یہ ملٹری کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی وار کرائمز ہو رہے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی تو ان کے ساتھ جو سپورٹ ہوتی ہے اس سپورٹ کو واپس لیا جائے. تو امریکہ کے اوپر ان دو چیزوں کا مطالبہ امریکہ سے بھی ان لوگوں نے کیا ہے. اب جو گورنمنٹ ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ عالمی سطح کے اوپر کسی طرح بھی یہ معاملہ نہ جائے. پاکستان میں تو انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کیا. دیکھیں پاکستان کے کروڑوں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ظلم اور بربریت ہوئی ہے. ہر آدمی جانتا ہے, جس کے آگے آپ مائک کریں گے, جس سے آپ پوچھیں گے, وہ بتائے گا پوری کہانی, وہاں پہ ظلم ہوا جی, گولی چل گئی, لوگ مارے گئے, اور ریاست کو یہ الزام دے گا. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ چند لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کہیں نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہوا. پہلے یہ کہہ رہے تھے گولی چلی نہیں, پھر یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بھی لاش دکھا دیں, ایک بھی بندہ نہ زخمی ہوا نہ کسی کا وہاں انتقال ہوا, اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی گولی چلی ہے, یہ ماننا شروع ہو گئے. لیکن جناب آپ لاشیں دکھائیں. اور اب نیا بیانیہ آیا ہے جو میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے انصاف کا دروازہ نہ کٹکھٹایا اور قانون کا دروازہ نہ کٹکھٹایا, اپنی ایف آئی آر نہ کروائی, سی سی ٹی وی فوٹیج نہ مانگی, اپنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے عدالتوں سے رجوع نہ کیا, سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ نہ کٹکھٹایا اور عالمی میڈیا کے سامنے انگریزی میں ایک پریس کانفرنس نہ کی, تو یہ قتل پاکستان تحریک انصاف پہ پڑ جائیں گے آنے والے دنوں میں. جیسے ذلے شاہ کا قتل عمران خان پہ ڈال دیا گیا تھا, جیسے اور بہت سارے ایونٹ جو ہوئے وہ عمران خان پہ الٹے ڈال دیے گئے, پرچے عمران خان پہ ہو رہے ہیں, ظلم بھی عمران خان سے ہو رہا ہے. تو اسی طرح اب جو ایک نئی خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے گولیاں چلا کے بندے مار دیے. پہلے کہہ رہے تھے گولی نہیں چلی, ایک بھی گولی نہیں چلی, پھر کہہ رہے تھے بندہ کوئی بھی نہیں مرا, اب کہہ رہے ہیں گولی بھی چلی ہے, بندے بھی مرے, گولی انہوں نے چلائی ہے. تو حکومت آہستہ آہستہ چیزوں کو ماننا شروع ہو گئی ہے. میرے خیال میں حکومت لوگوں کا موڈ بھی دیکھ رہی ہے, عالمی سطح پہ اس کا ریئیکشن بھی دیکھ رہی ہے, لیکن ریئیکشن اس کا بڑا سخت ہے اور اوورسیز پاکستانی اس معاملے کو ٹون ڈاؤن ہونے نہیں دے رہے, اس کو نیچے جانے نہیں دے رہے. وہ ابھی تک اسی طرح اس معاملے کو اٹھا کر کھڑے ہیں جیسے یہ پہلے دن تھا. فیض حمید والے معاملے کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس ہیں. لوگ دعوے کر رہے ہیں, فیصل باٹا نے دعویٰ کیا کہ جناب فیض حمید کا ٹرائل ہو رہا ہے تو عمران خان کا بھی ٹرائل ہوگا. تو کیا واقعی عمران خان کا ٹرائل ہو سکتا ہے فیض حمید کا ٹرائل ہونے پہ؟ عام سوال ہے نا. اگر عمران خان کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہوگا تو پاکستان کا پہلا سویلین وزیر اعظم ہوگا جس کو ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کیا جائے گا, عمران خان کو. اس سے پہلے کسی وزیر اعظم کو ایسے ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل نہیں کیا گیا. فیصل باٹا کہہ رہے ہیں جی دعا کریں کہ عمران خان صاحب کو عمر قید ہو جائے, سزائے موت نہ ہو. تو میرے خیال میں یہ توجہ بھٹکانے کی کوشش ہے کہ 26 نومبر سے سب کی توجہ ہٹ جائے. فوکس سب کا 26 نومبر پہ رہنا چاہیے کہ گولی کیوں چلائی, اور ہونا بھی یہی چاہیے. جب گولی چل گئی اپنے لوگوں کے اوپر تو سوال تو سب کو پوچھنا چاہیے کہ گولی کیوں چلائی, یہ ظلم کیوں کیا اپنے شہریوں کے ساتھ. لوگ تو پورا منتے, انہوں نے ایک شیشہ نہیں توڑا, ایک گملہ نہیں توڑا. راستے میں کتنے بینک ہیں, کتنی اے ٹی ایم مشینیں ہیں, وہ بیچارے غریب لوگ تھے, انہیں بھی بھوک لگتی ہے, پیسے دیکھ کر ان کا بھی دل للچاتا ہوگا. قیمتی چیزیں چاروں طرف انہیں نظر آ رہی تھی, انہوں نے ایک شیشہ نہیں توڑا اور ان کی گاڑیاں بھی توڑ دیں جن میں وہ بیٹھ کے آئے تھے, ان گاڑیوں کو بھی توڑا, انہیں گولیاں بھی ماری, 100 سے زیادہ گولیاں لگ کے زخمی ہو گئے. 12 لاشیں ابھی تک دفنائی جا چکی ہیں جن کی کنفرمیشن آ گئی ہے, بہت سارے ابھی تک لاپتہ ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا جو انتہائی پرامن تھے. اب توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے وہ اب فیض حمید والا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو جنرل ہیں ملٹری کے, ان کی سزائیں ہوتی رہی ہیں, معاف بھی ہوتی رہی ہیں اور ہوتی بھی رہی ہیں. یہ ایک اور ہو جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہونی چاہیے سزا. ادارے کا ایک انٹرنل سسٹم ہے, اس کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے اور زیادہ تیز ایکٹیویٹ ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ سزائیں انہیں ملنی چاہیے جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں اور ملکی سیاست کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں, اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں. وہ حلف کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال لاشیں پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالنے کی تیاری کر دی ہے, اور دوسری جانب جو ہے وہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو جائے گا. اتنا آسان تھوڑی ہے. دیکھیں یہ بہت بڑی خبر بنے گی. برطانیہ کا وزیر خارجہ لکھ کر اپنے لوگوں کو یقین دلا رہا ہے کہ جی ایسی کوئی چیز نہیں ہونے جا رہی, ہم نے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے. امریکہ جو ہے وہاں سے رولا پڑ جائے گا, اقوام متحدہ سے رولا پڑ جائے گا, پاکستان کو پوری دنیا سے ریئیکشن آئے گا. اوورسیز پاکستانی کس لیول پہ اس معاملے کو لے جائیں گے اب کسی کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک آپشن ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک توجہ بھٹکانے کی ایک کوشش ہے, اور ہو سکتا ہے اس کو کرنے کی بھی کوشش کی جائے تاکہ توجہ مزید بھٹکی رہے, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس نظام کو. الٹا عمران خان صاحب زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو جائیں گے. اس سسٹم نے آج تک جو بھی کیا نا اس کا فائدہ پچھلے 2.5 سال میں عمران خان کو ہی ہوا ہے, اور پبلک کے اندر ان کی پاپولیٹی میں اضافہ ہی ہوا ہے. وہ پاپولیٹی کا پہاڑ بن کر کھڑے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کی حالت میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو رانا ثناء اللہ صاحب ملنے گئے تھے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کو فضل الرحمان صاحب نے کہا, آپ کو یاد ہوگا تصویریں آپ نے دیکھی ہوگی تھوڑے دن پہلے جب یہ خبریں آ رہی تھی کہ فضل الرحمان صاحب اور بلاول کو ملا کے اور فیصل باٹا گیم کر رہے ہیں اور نون لیگ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے, تو یہ گئے جا کر یہ ملے تھے. تو فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان کو آپ رہا کریں آپ اور الیکشن کی تیاری کریں, انتخابات کے بارے میں سوچیں, پاکستان میں الیکشن کروائیں, الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو جواب دیا انہوں نے کہا, جو رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا عمران خان کو 2/3 اکثریت مل جائے گی اگر الیکشن ہوگا, تو آپ بتائیں کہ عمران خان کے ہاتھ میں تلوار دے دیں کہ وہ ہمیں ذبح کر دے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سوچ ہے. اس میں وہ 5 چیزوں کا اعتراف کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اپنے 2 جملوں میں. ایک وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے, اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں, اور وہ 2/3 اکثریت آرام سے لے لے گا, یہ اعتراف ہے. نمبر 2 وہ اعتراف کر رہے ہیں جو مینڈیٹ ان کے پاس ہے وہ چوری کا مینڈیٹ ہے, کیونکہ عمران خان کی مقبولیت ایک دن پہلے تو نہیں آئی نا, یہ تو ان کی مقبولیت تو 2 سال سے چل رہی ہے.
और इस साल में तो बहुत ही अरूज के ऊपर है, जब से वो गिरफ्तार हुए तब से तो बहुत ऊपर है। लिहाजा ये दो एतराफ़ उन्होंने कर दिए कि मकबूलियत इमरान खान का बहुत ज़्यादा है और मैंडेट चोरी हमने की हुई है। तीसरा एतराफ़ उन्होंने किया कि अवाम में जाने का खौफ है, इस वक्त PMLN को, बाकी जमातों को अवाम में जाने का खौफ है। नंबर 4, उन्होंने इमरान खान को ना छोड़ने की वजह भी बता दी कि हम इसलिए उसको नहीं छोड़ रहे कि वो एक तलवार है, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और नंबर 5, उन्होंने ये भी एतराफ़ कर लिया कि अभी तक ये सिस्टम इमरान खान साहब को मनाने में या उनको तोड़ने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। इस हवाले से किसी किस्म की कोई कामयाबी इस सिस्टम को अब तक नहीं मिली है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर दें कि राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट कम से कम ये चीज़ें क्लियर कर रहा है जो उन्होंने फजलुर रहमान साहब को दिया कि जनाब इमरान खान का मुकाबला अभी नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके साथ डील कोई नहीं हुई। मियाँ साहब जो है ना, देखिए फ़र्क बहुत है। मियाँ साहब को फिर आप सोचेंगे कि मियाँ साहब को क्यों छोड़ देते थे। मियाँ साहब को छोड़ने का रीज़न ये होता था कि मियाँ साहब की मकबूलियत कम होती थी। जब किसी की मकबूलियत कम हो तो उसको छोड़ दे, जाके टकरे मारता रहे, जो मर्जी करे। तो मियाँ साहब के प्लेटलेस कम हो गए, मियाँ साहब निकल लिए। मकबूलियत पहले ही नीचे थी, कोई फायदा नहीं हुआ। मियाँ साहब ने जितनी मर्जी आवाज़ें लगाई, लोगों ने सुनी नहीं आवाज़। अभी फिर इलेक्शन हार के बैठे हुए हैं यास्मीन राशिद से, मकबूलियत तो उनके पास थी नहीं। अब इमरान खान साहब को गैर मकबूल कैसे किया जाए, इसके लिए जितनी कोशिशें की गई वो सारी नाकाम हो गई। यानी इमरान खान का इद्दत जैसा घटिया केस बनाया, नाकाम हो गया। साइफर वाला केस बनाया, नाकाम हो गया। तोशा खाना वाला केस बनाया, नाकाम हो गया। 9 मई वाले केसेस में उनको डाला गया, नाकाम हो गया। अब अगर मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे तो कैसे कामयाब हो जाएंगे, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा रिस्क पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ले सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड पिछला 70-75 साल का कोई अच्छा नहीं है। यहाँ इस मुल्क में 4 मरतबा मार्शल लॉ लगे हैं, और जब मार्शल लॉ नहीं भी थे तब भी हमारे मुल्क के अंदर किसी ना किसी सूरत में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर या हुकूमत के अंदर बड़ा अहम रोल रहा है, और वो किरदार अदा करते रहे, जिसको दुनिया में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। बल्कि इसे कहा जाता है कि यहाँ पे एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसको चलाया जाता है, बाहर से लोग ड्राइव करते हैं और अंदर बैठे हुए लोग कठपुतली होते हैं। ये हमेशा कहा जाता है, हर हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है। इमरान खान साहब की हुकूमत में भी यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, और जो बात नहीं मानता उसको फिर एस्टेब्लिशमेंट उठा के बाहर कर देती है। अब एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ ये टैग लगा हुआ है बहुत पुराना, वो क्या इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? मुझे लगता है कि उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा ये रिस्क लेना, और इसके लिए यानी बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए जो ज़ाया हो जाएगा। यानी पॉलिटिकल कैपिटल एक चीज़ होती है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी के पास तो वो होता है कि वो ज़ाया भी कर देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इदारों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो इस तरह के फैसले लें जिससे उनकी मकबूलियत को झटका लगे या पब्लिक के अंदर कोई रिएक्शन पैदा हो। अभी तक तो चीज़ें हो रही हैं उसी तरह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा स्टेप लिया जाएगा, और अगर लिया गया तो इसका जो रिएक्शन होगा आलमी सतह पे, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से, पाकिस्तानियों की जानिब से, सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान पे ऑन ग्राउंड और इंटरनेशनली, वो बहुत बड़ा और हैवी किस्म का होगा। मुझे तो ऐसा लगता है। इंसानी हकूक के आलमी दिन के ऊपर नाज़रीन 2 बंदों ने स्टेटमेंट दिए हैं। जरा दोनों बंदों के आप नाम देखें और दोनों बंदों के आप स्टेटमेंट देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि ये बंदे ये बात कैसे कर सकते हैं। यानी एक शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है इंसानी हकूक के हवाले से, और एक जो है वो मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट है। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि आज से 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक का दर्स दिया। मोहसिन नकवी साहब का क्या कहना है इंसानी हकूक के बारे में? मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं हुकूमत इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। ये वो 2 लोग हैं नाज़रीन जिनके दौर में कोई ऐसी खिलाफ वर्जी इंसानी हकूक की नहीं है जो पाकिस्तान में नहीं हुई। मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब थे निगरान, तो तब क्या हुआ सब जानते हैं। यानी रिकॉर्ड तशद्दुद हुआ है, रिकॉर्ड चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। उस वक्त भी जो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त भी हज़ारों सियासी कारकुन जेलों में और सैकड़ों लापता हैं। अभी भी सियासी कारकुन कैद हैं, बच्चों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जबरी गुमशुदगियाँ हुई हैं। कानून साहब यानी अरकान असम्बली, उनको अगवा कर दिया गया है, उनको तशद्दुद किया गया है। रिकॉर्ड कंटेनर्स पाकिस्तान की तारीख में लोगों के रस्ते में लगाए गए हैं जो पुरअमन अपने इंसानी हकूक को एक्सरसाइज करने के लिए एहतजाज करने आ रहे थे। रिकॉर्ड आंसू गैस के शेल फेंके गए हैं, और ये रिकॉर्ड जबर है, जुल्म है, फस्तायत है जो इन्होंने की है, और ये आवाज़ लगा रहे हैं इंसानी हकूक के लिए, तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन इन्होंने आवाज़ उठाई है। लेकिन इंसानी हकूक के आलमी दिन पे एक बयान हल्फी भी सामने आया, और वो बयान हल्फी एक बड़े अच्छे शायर हैं, उनका है अफकार अलवी साहब। अफकार अलवी साहब को पता ना, जिन्होंने ये आपना को आप तना मार फौजिया, ये भी उनकी एक गज़ल है। एक मुर्शद हमारी फ़ौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शद उसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली, ये भी उनका शेर है। तो अफकार अलवी साहब का जो आया बयान अल्फी उन्होंने लिखा, और उन्होंने क्यों लिखा होगा आपको आइडिया हो सकता है। उन्होंने कहा जी ऐसी शायरी नहीं करूँगा जिससे कौमी इदारे की तज़हीक हो, ऐसी शायरी करूँगा जिससे मुल्क में अमन हो। अफकार अलवी का इंतशारी शायरी से तौबा करने का मुबैना हलफनामा सामने आ गया। फिर उन्होंने कहा जी मैं अपने शेरों को डिसोन करता हूँ, और वो मैं ये कहता हूँ कि मेरे नहीं है, और मैं आइंदा कभी ऐसी शायरी नहीं करूँगा जिससे इदारे को, उसकी शोहरत को नुकसान पहुँचेगा। तो ये जनाब अफकार अलवी साहब के साथ हुआ। तो मेरा एक सवाल है, छोटा सा सवाल मेरा ये है कि अगर कोई आदमी ऐसा कोई बयान अल्फी लिख कर देता है, या उससे कोई ऐसी चीज़ लिखवा ली जाती है या ले ली जाती है, तो क्या उसकी सोच बदल जाती है, या उसका सोचने का जाविया बदल जाता है? अगर किसी की सोच नहीं बदल सकती तो लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है। आर्गूमेंट के जरिए लोगों से बात करने की ज़रूरत है, अपने लोगों को कायल करने की ज़रूरत है, टेबल पे बैठ के एंगेजमेंट्स करने की ज़रूरत है। इस तरह नफरत बढ़ती जाएगी,
एक सर्टन टाइम पीरियड तक लोगों को दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ, लोग जब उनको मौका मिलता है वो एक स्प्रिंग की तरह ऊपर आते हैं और फिर रिएक्शन होता है। लिहाजा वो जो फॉर्मूला है ना उनका, इरफान सिद्दीकी साहब वाला, कि प्रेशर बनने ही ना दो, हल्की हल्की हवा निकलती रहे, सीटी बजती रहे, तो ये चलने देना चाहिए काम। जो लोग तनकीद करते हैं उनको तनकीद का मौका देना चाहिए, ताकि थोड़ी थोड़ी तनकीद होती रहे, लोगों का कैथारसिस होता रहे। एक लिमिट तो सारे क्रॉस नहीं करते, लेकिन जिस तरह की चीज़ों में या जिस तरह के माहौल में लोग बड़े होते हैं, उनके शिकवे भी उसी तरह के होते हैं, उनके गिले भी उसी तरह के होते हैं। ये शायरी कभी भी मकबूल हो ही नहीं सकती पब्लिक के अंदर अगर इसमें रियलिटी ना हो। यानी ये शेर अब के नहीं है, बहुत पुराने हैं, लेकिन तब मकबूल ही नहीं हुए। लेकिन जब लोगों ने गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में, जुल्म तो बहुत पुराना हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीटीआई के साथ हुआ, सारी जमातों के साथ हुआ, नून लीग के साथ भी हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ बहुत हुआ, बाकी जमातों के साथ भी हुआ, तहरीक लबैक के साथ भी हुआ। तो जुल्म तो अभी पीटीएम वालों के साथ जुल्म हुआ, बलूचिस्तान में हमारे भाइयों बहनों के साथ जुल्म हुआ। तो जुल्म तो बहुत पुराना है, लेकिन ये शेर लोग अब ज्यादा बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को इदराक हो रहा है कि ये ठीक बात कर रहा है। तो आर्गूमेंट किया जाए, बैठ के बात की जाए, चीज़ों को बेहतरी की जानिब लेकर जाए, ताकि इन चीज़ों का असर खत्म हो जाए। ये नहीं हो सकता कि, यानी मुझे एक दौर याद है ना कि जब कोई बात करता था तो लोग सारे खड़े हो जाते थे एकदम कि नहीं ये नहीं हो सकता, हम मानेंगे नहीं ये बात। लेकिन आज अगर आप उन्हीं इदारों के हक के अंदर बात करते हैं तो लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि माशरे की सोच तब्दील हुई एक्शंस के नतीजे में। तो एक्शंस को बेहतर करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है।